तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज पार्ट दूसरा है, चैप्टर दूसरा, जैसा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। ठीक है, 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 11th का फिजिक्स में चैप्टर दूसरा मात्रक एवं मापन पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट दूसरा है आज। ठीक है, पार्ट पहला मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था उसमें, और मैं समाप्त किया था एसआई के मूल मात्रक तथा पूर्ण मात्रक को लेकर। ठीक है, एसआई के जितने भी 7 मूल मात्रक थे, 2 पूरक मात्रक थे, बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक थे, सब मैंने डिस्कस कर लिया था। और आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे वहीं के आगे से कि एसआई के मूल मात्रक तथा पूरक मात्रक की परिभाषाएं से। ठीक है, अब यहाँ पे आज की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, लेकिन पहली हेडिंग आपका यही रहेगा कि अब देखेंगे हम लोग कि एसआई के मूल मात्रक तथा पूरक मात्रक की परिभाषाएं देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं किन की। तो सबसे पहले परिभाषा है 1 मीटर की। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा किसका जानेंगे? 1 मीटर का। ठीक है, मैं बात यहाँ समझा देता हूँ, नोट्स बना के मैं सब कुछ लाया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 1 मीटर का परिभाषा क्या करता है। कह रहा है 1 मीटर में, 1 मीटर की परिभाषा कि 1 सेकेंड के 299792458वें समय, 1 सेकेंड के इतनवें समय में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी 1 मीटर होती है। 1 सेकेंड में इतनवें समय में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? 1 मीटर कहलाती है। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। अब ये क्या मतलब, देखिए यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से लिखा हूँ, आपको क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से कि 1 मीटर की परिभाषा क्या देंगे आप। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि 1 मीटर की परिभाषा दीजिए, तो क्या देंगे कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 299792458वें समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? 1 मीटर कहलाती है। पथ की लंबाई क्या कहलाती है? 1 मीटर कहलाती है। ठीक है, यह है डिफिनेशन 1 मीटर की। ये क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आप लोगों को। चलिए 1 मीटर की बात आता है। 1 मीटर से क्लियर हो गया ना कि 1 सेकेंड के इतनवें हिस्से में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए तो 1 मीटर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है 1 किलोग्राम। चलिए देखते हैं 1 किलोग्राम को लेकर। 1 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम की परिभाषाएं क्या होता है। देखिए 1 किलोग्राम के लिए एक इंटरनेशनल ब्यूरो वेट मेजरमेंट एक संस्था है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है मापतौल ब्यूरो। ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरो वेट मेजरमेंट अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पेरिस नाम की जगह, पेरिस तो सुने ना, पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी। अब वहाँ पेरिस में एक सेव्र नाम की जगह है। क्या? सेवरिस नामक जगह। अब सेवरिस नामक जगह में प्लेटिनम इरेडियम नामक मिश्र धातु है। प्लेटिनम इरेडियम नामक एक मिश्र धातु है, और उस मिश्र धातु से बने एक बेलनाकार एक बेलन है। ठीक है, मतलब कि प्लेटिनम और इरेडियम से बने एक क्या है? बेलन है, और उस बेलन के व्यास जो है उसकी ऊंचाई के क्या है? बराबर है। ठीक है, और उस बेलन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 किलोग्राम के क्या होता है? बराबर होता है। इस प्रकार ये परिभाषित आप कर सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो जो कंपनी है वहाँ, वो कहाँ है? पेरिस में। और पेरिस जो कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस में एक सेवरिस नामक जगह है, वहाँ पे प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु है, और उस मिश्र धातु से बने एक बेलन बना हुआ है, और उस बेलन का व्यास जो है उसकी ऊंचाई के क्या है? बराबर है, और उस बेलन का द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चलिए, आपको 1 किलोग्राम समझ में आ गया होगा, और यहाँ मैं अच्छे तरीके से आपको बता देता हूँ। देखिए दिखाई दे रहा आपको कि फ्रांस में पेरिस के पास सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आदि प्रारूप प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के क्या होता है? बराबर होता है।
ठीक है, वही चीज़ लिखा हूँ जो मैं आपको समझाया हूँ रफ पे। वही चीज़ है कि फ्रांस में पेरिस की जगह पे सेवरिस नामक स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में अंतर्राष्ट्रीय आदि प्रारूप प्लेटिनम इरेडियम नाम का एक मिश्र धातु बना है और उसके सिलेंडर का जो द्रव्यमान है, वो सिलेंडर जो है उसका व्यास उसके ऊंचाई के बराबर है और उसी सिलेंडर का द्रव्यमान हमारा 1 किलोग्राम के क्या होता है, बराबर होता है। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया है 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड की परिभाषाएं क्या होती है उसको देखते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 1 सेकेंड क्या है कि एक आपका सीजियम 133 एक परमाणु है। सीजियम 133 परमाणु है। आप कह सकते हैं कि परमाणु घड़ी में, एक परमाणु घड़ी में, ये परमाणु घड़ी है, मान लीजिए एक परमाणु घड़ी में सीजियम 133 जितने समय में 9192631770 एक परमाणु घड़ी में ध्यान सुनिए, परमाणु घड़ी में सीजियम 133 जितनी समय में इतनी बार कंपन कर जाए वह 1 सेकेंड के बराबर होता है, चाहे 1 सेकेंड कहलाता है। परमाणु घड़ी में सीजियम 133 जितनी समय में अगर जितना समय लगे, अगर इतना बार कंपन कर दे वो 1 सेकेंड के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए जानते हैं। यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखा हुआ है कि 1 सेकेंड वह अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु घड़ी में 9192631770 बार कंपन करता है। जितनी बार में सीजियम 133 अगर कंपन कर देगा जितनी बार में, उतना जो है वो 1 सेकेंड के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह 1 एम्पियर। 1 एम्पियर देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 1 एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2×7 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। अब इसका मतलब क्या है, अब मैं बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है कि 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर नगण्य वृत्तीय। देखिए यहाँ पे 2 समांतर रेखा बना, 2 समांतर यहाँ पे बना देते हैं। जैसे वहाँ बोला है कि 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के। अब यहाँ पे मैं एक वृत्त बना देता हूँ, ध्यान से समझिए। ये क्या है, एक बेलनाकार बना देते हैं। इस पे इसके जो ऊपरी भाग है, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसके जो ऊपरी भाग है, यह ऊपरी भाग ये बिल्कुल क्या है, नगण्य है। ठीक है, नगण्य है तो यह बहुत पतला है, मतलब ठीक है, यह क्या है, उस ऊपर वाला भाग जो है क्या बहुत ही पतला है। ठीक है, और वो कितने मीटर की दूरी पे दोनों रखे हैं, तो 1 मीटर के दोनों पर रखे हैं। 1 मीटर की दूरी पे दोनों क्या हुए, रखे हैं। ठीक है, और निर्वात में जहाँ हवा भी ना हो। ठीक है, निर्वात में अगर यह दोनों एक दूसरे पे 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाते हैं। ठीक है, 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाते हैं वो जितना बल लगता है वो कितना, 1 एम्पियर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये चीज़ है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 1 एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी, देखिए दोनों 1 मीटर की दूरी पर स्थित है और 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर, अनंत लंबाई के समांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रभावित होने वाले इन चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर कितना न्यूटन का बल लगता था, 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप ये चीज़ें, 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ पे क्लियर हो गया, और 1 सेकेंड की, और 1 किलोग्राम की, और 1 मीटर की। ठीक है, इसके बाद जो है परिभाषा है, उसके बाद जो आपके मूल मात्रक हैं उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला 5वां आपका 1 केल्विन। अब 1 केल्विन की डिफिनेशन क्या देंगे कि जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ठीक है, जल के त्रिक बिंदु। अब जल के त्रिक बिंदु मतलब समझ रहे हैं आप, जल एक ऐसा है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में बिलोंग कर सकता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में बिलोंग कर सकता है। तो उसके ताप के, उसके ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को क्या हम कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं।
ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। तो परिभाषा बहुत सिंपल है, सारे डिफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए कि एक केल्विन की परिभाषाएं क्या होती हैं। ठीक है, 1 एम्पियर की, 1 सेकेंड की, 1 मीटर की, 1 किलोग्राम की परिभाषाएं क्या होती हैं, और सभी को हम लोग अच्छे तरीके से देखते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एक कैंडेला। अब एक कैंडेला क्या है, एक कैंडेला की डिफिनेशन कैसे देंगे। एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में, एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में 1/60,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का दाब इतना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा ताप प्लेटिनम के गलनांक के क्या होता है, बराबर हो। ठीक है, तो एक कैंडेला कहलाता है। एक कैंडेला कृष्णा के तल के लंबवत दिशा में कितना, 1/60,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का दाब जो होता है वह 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,01,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा ताप प्लेटिनम के गलनांक के क्या होता है, यह बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार आप एक कैंडेला के डिफिनेशंस भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, पूछता हूँ इसे एग्जाम में नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि एक कैंडेला के डिफिनेशंस क्या होती हैं। ठीक है, चलिए एक कैंडेला के डिफिनेशंस भी क्लियर हो गया यहाँ पे, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है एक मोल। अब मोल क्या होता है, तो एक मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल किसी निकाय में पदार्थ की क्या वह मात्रा है जिसमें उतनी ही मूल सतहें होती हैं, उसमें उतनी ही मूल सतहें होती हैं कि जितनी 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि एक मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही मूल सतहें होती हैं जितने 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए इतना किलोग्राम के कार्बन 12 को आप जानते हैं कि यौगिक है कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, जितना कि देखिए एक मोल उतना ही उसको एक मोल बराबर होता है किसके, मैं बता देता हूँ, जितना कि 0.01 किलोग्राम के कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। अब 0.012 किलोग्राम में कार्बन 12 के परमाणु की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब एक मोल इतना के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि एक मोल, तो एक मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतना ही मूल सतहें होती हैं जितना कि 0.012 किलोग्राम में वो कार्बन 12 के परमाणुओं की क्या होती है, संख्या होती है। ठीक है, इतना में कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या जितनी होती है वो एक मोल के बराबर होती है, और इतना में परमाणु जो कार्बन 12 की परमाणु की संख्या होती है वो कितना होती है, इतना होती है, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोल की भी परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक 7 हमने मूल मात्रक अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए, तब 7 मूल मात्रक यहाँ पे क्लियर हो गया, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरक मात्रक। ठीक है, अब हम लोग पूरक मात्रक की डिफिनेशन जानेंगे। चलिए, पूरक मात्रक में पहला है रेडियन, एक रेडियन। अब देखिए एक रेडियन की डिफिनेशन क्या अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, एक रेडियन। अब पूरक मात्रक का पहला क्या है, एक रेडियन। अब देखिए ये क्या कहता है, एक रेडियन ये कहता है स्टूडेंट कि जैसे एक वृत्त है, ठीक है, और यह वृत्त का क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, और इस वृत्त की जितनी त्रिज्या है उतना ही यहाँ से एक चौप लगा दिया जाए, उतनी ही दूरी का एक चौप लगाकर यहाँ से मिला दिया जाए। ठीक है, तो जितना वृत्त की त्रिज्या है उतनी वृत्त की त्रिज्या जितनी थी उतनी ही त्रिज्या का मैंने एक चौप लगाया, और उनके अंतरित जो यहाँ पे दोनों कोण बन रहा है डी थीटा। ठीक है, जो डी थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, देखिए जो डी थीटा है और ये जो दूरी आपकी डी एस है, ठीक है, ये आपका एस से डिनोट करते हैं जो दूरी है, और ये आपका त्रिज्या है। तो जब भी इतना त्रिज्या के एक चाप अगर मैं यहाँ पे लगा दूं और इस चाप के केंद्रित पर जो कोण बन रहा है डी थीटा, अगर यह जो डी थीटा बन रहा है और यह त्रिज्या और यह जो यह चाप लगा है, ठीक है, यह दूरी अगर आपस में बराबर हो जाए तो एक रेडियन के क्या होती है, बराबर होती है। आप क्लियरली आप ये
कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ परिभाषा के तौर पे। नहीं तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखा दूँ कि कोण कैसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ का जो कोण आप डी थीटा निकालेंगे तो डी थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए चाप जो है, चाप को हम किससे नाम दिए हैं, डी एस से, या त्रिज्या को किससे दिए हैं, आर से दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी एस अपान आर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जब ये डी एस जो है आर के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 रेडियन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 1 रेडियन। कब, जब डी एस की वैल्यू आर की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो कहने का मतलब सारा चीज़ ये है। अब आपको क्लियर है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख के लेकर आया हूँ अच्छे तरीके से कि 1 रेडियन क्या लिखेंगे, 1 रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। देखिए वृत्त की त्रिज्या के बराबर यह जो डी एस है, वह जो चाप है वो वृत्त की त्रिज्या के क्या हो गया, बराबर। जैसे समतल कोण में डी थीटा बराबर डी एस बटे आर, जो डी एस बटे आर जो मैं अभी समझाया हूँ, डी एस बटे आर। यदि डी एस बराबर आर हो तो जो डी थीटा की वैल्यू होगा क्या होगा, 1 रेडियन के क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए कितना सिंपल है ना 1 रेडियन, आपको समझ में नहीं आया कितना सिंपल इसलिए देखिए, जैसे वृत्त था, वृत्त का यह केंद्र है, इसी के जितना त्रिज्या लिए हम उसी त्रिज्या के उतना एक चाप काट के यहाँ पे अंतरित जो कोण जो डी थीटा बनेगा, वो जो डी थीटा बन रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, वो क्या होता है, 1 रेडियन। जो डी थीटा बन रहा है वो 1 रेडियन होगा। कब रेडियन होगा, कि कब रेडियन होता है, जब यह त्रिज्या ये चाप की क्या होती है, बराबर। तो जाहिर सी बात है कि जितना त्रिज्या मैं यहाँ पे लिया हूँ उतना ही चाप यहाँ पे लिया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि डी एस जो है वो आर के तो बराबर हो ही गया ना। तब डी एस आर के बराबर हो जाता है, जो डी थीटा होता है वो 1 रेडियन के बराबर हो जाता है। सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, फिगर वगैरह बना के। ठीक है, आप देखिए पिछले कक्षा में हम लोग कोण की इकाई डिग्री में नापते थे। कक्षा 10 में हम लोग कोण जब नापते थे तो कोण की इकाई डिग्री लिखते थे कि हाँ 140 डिग्री, 105 डिग्री। तो डिग्री और रेडियन के बीच संबंध में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए तो पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 रेडियन। अरे पाई की वैल्यू क्या हो गया, 3.14, रेडियन को रेडियन बराबर 180 अंश। अगर 1 रेडियन के वैल्यू में निकालूँ तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे क्या हो जाएगा, 3.14 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 रेडियन अगर 180 में मैं इतना का भाग दूँ तो आ जाएगा 57.2958 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना डिग्री के बराबर होता है, तो आप याद कर लीजिएगा 57.2958 डिग्री के बराबर होता है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कि 1 रेडियन बराबर इतना। अब 1 रेडियन की परिभाषाएं कैसी है, तो ऐसे है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि जब उसकी त्रिज्या उसके चाप के बराबर हो जाए तो उसके बीच जो अंतरित कोण डी थीटा होता है वो 1 रेडियन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। पूरक मात्रक में पहला है जो है 1 रेडियन, समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। चलिए दूसरा है आपका स्टेरेडियन। अब एक स्टेरेडियन क्या होता है इसको जान लेते हैं। ठीक है, एक स्टेरेडियन। अब एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो कि गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग आर स्क्वायर के बराबर है गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ क्या कह रहा है, इसको जान लेते हैं। कह रहा है कि एक स्टेरेडियन वह कोण है, चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। कह रहा है कि वह स्टेरेडियन एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो कि गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वह आर स्क्वायर के बराबर है गोले के केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वो एक स्टेरेडियन के क्या होता है, बराबर होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि अगर एक वृत्त है और इसी वृत्त में एक ठोस कोण है, मतलब कि ठोस एक पृष्ठ है। ठीक है, एक गोले का ठोस पृष्ठ है। ठीक है, और यहाँ इसके केंद्र पर मान लीजिए ये आपका त्रिज्या है आर। ठीक है, और इस ठोस कोण से इस पे जो कोण अंतरित हो रहा है, ये जो कोण अंतरित हो रहा है यही कोण आपका क्या कहलाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका डी ए, मतलब एरिया। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो आर स्क्वायर के बराबर बता रहा है, इसकी त्रिज्या आर हो गई, और जो यह कोण बन रहा है वो किस स्टेरेडियन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब हम निकालते हैं ठोस कोण या घन कोण, ठोस कोण बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठोस कोण क्षेत्रफल बटा त्रिज्या होता है। ठीक है, ठोस कोण को हम डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। डी ओमेगा बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, डी ए, और त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तब देखिए जब डी ए आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जब डी ए इसका क्षेत्रफल आर स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि डी ओमेगा एक स्टेरेडियन के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, ये सब कुछ कहने का मतलब है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट।
चलिए, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया अच्छे तरीके से। आप इसको देख लीजिए कि एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो कि गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसकी क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग आर स्क्वायर के क्या है बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। जैसे ठोस कोण या घन कोण, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह जो क्षेत्रफल इसका है, ये जो क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, यह इसके ठोस कोण के क्या है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ फिगर बना लीजिएगा। ठोस कोण या घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए, मतलब कि क्या, इसका क्षेत्रफल बटे क्या, त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, अब यदि जब इसका क्षेत्रफल त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, तो जब इसका क्षेत्रफल त्रिज्या के बराबर हो जाएगा तो समझिए कि जो डी ओमेगा है वो स्टेरेडियन के बराबर, स्टेरेडियन क्या होता है प्रतीक है, तो यस आर, तो डी ओमेगा एक स्टेरेडियन के बराबर हो जाएगा जब इसका क्षेत्रफल इसके त्रिज्या के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, ये फिगर अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ये आपका एक स्टेरेडियन की परिभाषा है जो आपको अच्छे तरीके से क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप चलिए आगे पढ़ लेते हैं। चलिए, अब अगली हेडिंग है जो है एसआई पद्धति की विशेषताएं जान लेते हैं। ठीक है, एसआई पद्धति की विशेषताएं, अगली हेडिंग डालिए। अब चलिए जानते हैं एसआई पद्धति की कितने विशेषताएं हैं। तो एसआई पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो पढ़ लेते हैं। तो पहला विशेषता यह है कि एसआई मात्रक एक परिमीकृत पद्धति है, अर्थात इस पद्धति में से एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक का उपयोग होता है। ठीक है, देखिए एसआई पद्धति में क्या होता है कि एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक का उपयोग होता है, उसी को हम परिमीकृत पद्धति कहते हैं। परिमीकृत पद्धति में तो जैसे अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो ऊर्जा चाहे जो भी हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो चाहे ऊष्मा ऊर्जा हो, ठीक है, जैसे ऊर्जा की बात करूं तो ऊर्जा चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो चाहे ऊष्मा ऊर्जा हो, उसका जो एसआई मात्रक होगा वो एक ही होगा, क्या होगा, जूल होगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि एसआई पद्धति जो एसआई मात्रक का एक परिमीकृत पद्धति है, अर्थात इस पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रा का उपयोग होता है। मतलब एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक यूज होगा। जैसे ऊर्जा है तो ऊर्जा में जितनी भी ऊर्जाएं होंगी सभी ऊर्जाओं का मात्रक जूल ही होने वाला है। ठीक है, ये एसआई पद्धति की विशेषता पहला है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए दूसरा कहता है यहाँ पे, दूसरा जो इसकी विशेषता है, दूसरा विशेषता देखिए, पढ़िए और नोट कीजिए इसको, कि यह मात्रकों की संबंध पद्धति है। अब यह मात्रकों की संबंध पद्धति है, अर्थात इस पद्धति में व्युत्पन्न मात्रकों को केवल मूल मात्रकों द्वारा केवल गुणा एवं भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है कि जो यह मात्रक है, यह मात्रकों की क्या है, संबंध पद्धति, मतलब एक दूसरे से संबंध रखता हो। और यह कहता है कि इस पद्धति में जो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है, व्युत्पन्न मात्रक का अगर मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, इसका प्रतीक लिखता हूँ, चाहे इसकी इकाई लिखता हूँ, तो केवल मूल मात्रकों द्वारा ही, चाहे वो गुणा करके चाहे भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अब इसका कहने का मतलब, जैसे देखिए दूरी है, दूरी को हम डिनोट करते हैं किससे, मीटर से। समय है, समय को हम डिनोट करते हैं किससे, यश से। चाल की बात आ जाए, चाल, अब ये चाल का आपका, तो चाल, अब चाल निकालना होगा तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, अब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी का मतलब क्या होता है, यह मीटर, और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो अगर इसका निकालना होगा तो मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड पर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से आ रही है, चाल व्युत्पन्न मात्रक है। अब इसका जो हम लोग निकाल रहे हैं प्रति, इसकी इकाई जो निकाल रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकाल रहा है, आपका दूरी बटे समय, और दूरी और ये समय क्या है, मूल मात्रक, मतलब कि ये आपका मूल राशि है। अब मूल राशि में मतलब कि मूल मात्रा का यूज़ करते हैं, तो मूल मात्रा का मैंने प्रयोग किया मीटर प्रति सेकंड का, और उससे निकल गया, तो वो अभी भाग देने पर निकल गया। तो यही चीज़ ये कहता है कि यह मात्रकों की संबंध पद्धति, अर्थात इस पद्धति में जो व्युत्पन्न मात्रकों केवल मूल मात्रकों के द्वारा ही गुणा या भाग करके हम प्राप्त किया सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा विशेषता है। तीसरा स्टूडेंट यह है कि यह पद्धति मीट्रिक या दशमलव पद्धति है। ठीक है, यह पद्धति मीट्रिक या दशमलव पद्धति में, दशमलव पद्धति में समझ रहे हैं, जैसे 10 पे पावर 3, 10 पे पावर -2, ठीक है, इससे गुणा करके भाग करके हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये होता है ना केजी, 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, तो अगर 1000 ग्राम को 1 किलो में चेंज करना होगा तो 1000 से हम भाग दे देंगे तो 1 किलो निकल जाएगा। अगर 1 किलो को हमको ग्राम में चेंज करना होगा तो मैं 10 पे पावर 3 मतलब कि 1000, 10 पे पावर 3 से गुणा कर दूंगा तो वही कितना, 1000 ग्राम आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि यह पद्धति मीट्रिक या दशमलव पद्धति है, इसमें हम 10 के पावर में गुणा करके भाग करके हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, इसकी तीसरा विशेषता है। तीसरा विशेषता क्लियर। अब चौथा आ जाते हैं। चौथा कह रहा है कि इस पद्धति में मात्रक अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित होता है। इस पद्धति में जो मात्रक होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस पद्धति में जो मात्रक होता है वो फिक्स हो जाता है।
ठीक है, ये चौथा विशेषता कह रहा है। पांचवा कह रहा है यहाँ पे कि इस पद्धति के सभी मात्रक सुपरिभाषित हैं तथा यह पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। देखिए इस पद्धति के जितने भी मात्रक हैं आपके, जैसे मीटर हुआ, दूरी हुआ, तो ये जो दूरी और मीटर ये सब हैं मात्रक, ये जो चीज़ें हैं ये सुपरिभाषित हैं, मतलब कि एक परिभाषा के तौर पर रखा हुआ है। इनको मैं परिभाषा डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे 1 मीटर में कितनी इकाई होती है, तो 1 2 3 4 लाइनिंग बनी होती है ना, तो उस लाइनिंग से दर्शा के मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि हाँ 1 ही मीटर है। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है कि इस पद्धति के सभी मात्रक सुपरिभाषित हैं तथा यह पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, और छठवां लास्ट है कि SI पद्धति को विज्ञान की सभी शाखाओं में प्रयोग किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जो SI पद्धति के विज्ञान की कोई भी आप शाखा लीजिए वहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। विज्ञान की कोई भी शाखा में इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये 6 को क्या है SI पद्धति की विशेषता है। ठीक है, इसको आप आसानी से मतलब आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या तो रुक रुक के नोट कर लीजिए। ठीक है, तो SI पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं था जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर लिया हूँ और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को। ठीक, कितना मिनट हो गया? 25 मिनट। 25 मिनट बहुत है। ठीक है, रन दीजिए। ठीक है, यह पार्ट दूसरा है। 25 मिनट में इतना आप तब तक तैयार कर लीजिए। घर पे नोट बनाने में भी टाइम आप लोगों को लगेगा। ठीक है, पार्ट तीसरा, पार्ट चौथा, पार्ट पांचवा तक भी आ सकता है। बड़ा चैप्टर, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाला है। और पार्ट पहला नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पार्ट पहला देख सकते हैं, या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। तो पार्ट पहला और पार्ट दूसरा अच्छे तरीके से कंबाइन करके नोट बना लीजिए। ठीक है, पार्ट तीसरा मैं कल लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।